मेरे जैसे बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार है, मुझे उनकी मदद करनी है। तो जब मैंने सेवा का भाव किया तो फिर मैंने देखा कि पैसे तो एक आउटकम, वो तो आना ही आना है। तो संजीवनी बूटी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हनुमान जी लेकर आए थे जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे और कहा गया था कि बस संजीवनी बूटी ही बचा सकती है। क्या रेकी भी ऐसे किसी मरणासन्न इंसान को वापस जीवन दे सकती है? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम बताया गया है कि जिसमें ना ये ठीक ही नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर मर भी सकते हैं। आपने खुद मान लिया तो आप गरीब रहोगे। आपको अगर अमीर बनना है तो एटीट्यूड बदलो, वो वेल्थ कॉन्शियसनेस निकालो, एंड देन देखो ना आप जो चाहे पा सकते हो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपने रेकी के बारे में बहुत लोगों से सुना होगा कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसका यूज़ करके हम हीलिंग देते हैं या खुद की हीलिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेकी के ज़रिए आप अपने अंदर की एक डिवाइन पावर को रीएक्टिवेट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, तो आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं उस पावर की बात कर रही हूँ जिसके ज़रिए आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं, आप हेल्थ मैग्नेट बन सकते हैं, आप रिलेशनशिप मैग्नेट बन सकते हैं, हैप्पी मैग्नेट बन सकते हैं एंड बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको इसी के बारे में बताएंगे डिटेल्ड में कि कैसे उनके कई सारे शिष्यों ने इस रेकी की सहायता से, हेल्प से ये सब कुछ अचीव किया है। एक दो केस स्टडी भी हमने शेयर की है जिसको सुनकर मुझे तो बड़ी ही हैरानी हुई कि सचमुच रेकी इतना कुछ कर सकती है। उनके मुंह से ही सुनते हैं ये सारी बातें, ये सारी टेक्निक्स। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर पूरन शर्मा का। रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, मैनिफेस्टेशन कोच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच इला जी, मुझे बुलाने के लिए स्पीकिंग ट्री में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर आने के लिए। सर आज हम रेकी के बारे में बात करेंगे। आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, लोगों को हीलिंग देते हैं थ्रू रेकी। रेकी के ज़रिए आप मैनिफेस्टेशन भी सिखाते हैं, लोगों की बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स का हल देते हैं। तो हम रेकी पर बात करेंगे कि कैसे ये कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, कैसे यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ी हुई है रेकी। सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ कि मेरे दर्शकों को आप बताइए कि रेकी क्या लाइफ में मिरेकल पैदा कर सकती है? मिराकुलस है रेकी? आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि रेकी संजीवनी बूटी है। मैं मानता हूँ कि रेकी रामबाण है। और मैं मानता हूँ कि रेकी वो अलादीन का चिराग है जिसके बारे में हमने कहानियों में सुनी है। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल एक मिराकुलस चीज़ है, एक ऐसी शक्ति है जिसको मैं रेकी माँ कहता हूँ। क्योंकि रेकी जो हीलिंग एनर्जी है, जो कि एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम सर्वव्यापी जीवन दायिनी शक्ति बोलेंगे, राइट, सब तरफ है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करके आप उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे तो वो रेकी आपके हाथों से निकलती है। और वो जो रेकी आपके हाथों से निकलती है ना, वो एक माँ की तरह है। वो बहुत ही जेंटल है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही लविंग है, प्रोटेक्टिव है और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचती है। और जो आप चाहो ना वो सब कुछ आपको दे सकती है क्योंकि वो माँ है। और मेरे लिए रेकी ने ऐसा ही किया हुआ है। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप हीलिंग एनर्जी बोल सकते हैं। और उस पर्टिकुलर एनर्जी से आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर लो, आप लॉट्स ऑफ मनी मैनिफेस्ट कर लो, गुड रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप बनवा लो। और मेनली लाइफ में वो जो हैप्पीनेस बोलते हैं ना, जो लोगों के लिए कई बार दूर की चिड़िया होती है ना, उसे आप अचीव कर सकते हो। वो भी आज कर सकते हो, प्रेजेंट में कर सकते हो, क्योंकि देखा ये गया है कि फ्यूचर में तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं वो लाइफ पर्पस की बात करता हूँ। बट थिंग इज कि रेकी जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्रिएट कैसे होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो रेकी का ओरिजिन वैसे तो इंडिया है, लेकिन जिन्होंने इनका नाम रेकी रखा वो जापान से थे, डॉक्टर मकाओ उसुई। उन्होंने कुछ 100 साल पहले इसकी पुनः खोज की, रीडिस्कवर किया। मतलब ये ऑलरेडी था, बस उन्होंने जाना कि ये एनर्जी अच्छी चीज़ है, इससे हम अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं, अपनी दर्द, बीमारी, तकलीफ दूर कर सकते हैं। और इसको अगर हम किसी तरीके से दूसरों तक भी पहुंचाएं, उनको
हीलिंग दे सके तो उनकी भी दर्द बीमारी दूर हो सकती है। तो एज ए हीलर उन्होंने पहले काम करना शुरू किया था, बाद में फिर एज ए मास्टर लोगों को इनिशिएट करना शुरू किया कि वो भी हीलिंग सीख लें और वो हीलिंग कर पाएँ, ठीक है। लेकिन इसका जो ओरिजिन है भारतवर्ष है, हमारा देश है, जहाँ हम हजारों साल से इस ऊर्जा के बारे में, इस एनर्जी के बारे में जानते हैं। स्पर्श चिकित्सा के नाम से जानते थे, जब हम छू कर किसी को ठीक कर सकते हैं, चंगा कर सकते हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में ये सब हो रहा था वहाँ पे। कलयुग में आने के बाद हम भूल गए और फिर हमारे ऊपर थोपा गया कि भाई हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, दवाई ही खाना चाहिए, कोई और ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो हमने ऐसे ही मान लिया, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही मानते थे, तो इसीलिए वो पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो आपके लिए काम करना ही बंद कर दिया और वो टोटली बंद हो गया, सुप्त अवस्था में चला गया। इट जस्ट डोरमेंट हो गया ये, और ये डोरमेंट हो गया। अब इसे रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप तपस्या कर लो हिमालय में जाके, अब करने के बाद भी वरदान मिले ना मिले पता नहीं है, या तो डॉक्टर मकाउस्वी की तरह, जो कि मॉडर्न टाइम्स में हुआ, वो खुद एक डॉक्टर थे, राइट, और उन्होंने 21 डेज का मैनिफेस्टेशन के लिए, उस पर्टिकुलर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मेडिटेशन और फास्टिंग किया था। अब 21 दिन तक कुछ खाए पिए बिना ध्यान लगाना एक पहाड़ी के ऊपर सबकी बस की बात तो नहीं है। अब उन्होंने ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला? भारत में आए थे वो खोजते खोजते। पहले जापान में ढूंढा कि कैसे लोग हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुद्धिज्म में भी हीलिंग होती है, क्रिश्चियनिटी में भी होती है। तो उनके फैमिली में भी कुछ क्रिश्चियंस थे, तो क्रिश्चियनिटी में ढूंढा, उन्होंने पूरा पढ़ डाला, पूरी किताबें पढ़ी, सब जगह पूछा, लेकिन वो पता नहीं चला। सबने बोला कि जीसस क्राइस्ट तो सन ऑफ गॉड थे, वो तो कर सकते हैं, हम इंसान थोड़ी कर सकते हैं। तो वहां पे नहीं मिला। बुद्धा के बारे में पता चला, उनके डिसाइपल्स वगैरह हीलिंग करते हैं, अपनी दूसरों की कर पाते हैं। तो सोचा कि बुद्धिज्म में मिलेगा, तो भारत आए, भारत में पूरा ढूंढा, यहाँ पे भी कुछ हद तक ढूंढने की कोशिश की, कई जगहों पे गए, नहीं मिला। तो फिर वो तिब्बत में गए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था, वहाँ पे कुछ मॉन्क्स थे जो बहुत बूढ़े थे। उन लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि कुछ स्क्रिप्चर्स हमारे पास हैं, किताबें हैं, उनको देख लो, वहाँ से कुछ मिले। और वहाँ से उनको वो फार्मूला मिला एक्टिवेशन का, और उसको एक्टिवेट किया खुद के लिए 21 डेज का करके। अब वो 21 डेज सभी लोग करें और सबको मिला जरूरी नहीं है, लेकिन उनको मिला, बिकॉज बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है अभी, तो उनको वो मिला। और मिलने के बाद उनको माध्यम बनाया कि उनके द्वारा पूरी दुनिया में लोगों को पता चले कि ये रेकी नाम से कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं, इस एनर्जी से कैसे आप दूसरों को ठीक कर सकते हो। और फिर उन्होंने लोगों को सिखाना शुरू किया। शुरू में लोगों को, जो कमतर लोग थे, उनको नहीं समझ में आया, गरीब लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं समझ में आया। क्या कोशिश किया उन्होंने? बोला कि मैं सबको हील करूं। सब लोग सही, तो आप भी ये सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, सबकी मदद करूं। तो उन्होंने क्या किया, एक झोपड़पट्टी सेलेक्ट किया, झोपड़पट्टी में अपना एक क्लिनिक खोला, 8 सालों तक चलाया क्लिनिक। 8 साल तक चला के देखा कि सेम लोग बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं, उनकी बीमारी ठीक करके दे दी, फिर आ रहे हैं, फिर ठीक करके दे रहे, फिर आ रहे, पैसा ले नहीं रहे थे वो। तो बोले कि लोगों ने जिम्मेदारी लेना ही बंद कर दिया, कुछ भी खाओ पियो, कैसे भी रहो से हो, डॉक्टर साहब तो ठीक कर देंगे। तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है, मैं इस टाइप से काम नहीं करूंगा, क्योंकि लोग तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे। इसलिए उन्होंने बोला कि उनके कर्म तो चेंज ही नहीं होंगे, मैं ठीक करता रहूंगा। तो मुझे अब ऐसा करना है, एनर्जी एक्सचेंज लेनी है, कि उनसे हम कुछ एनर्जी एक्सचेंज लें, सो दैट एनर्जी का फ्लो सही हो और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। तब उन्होंने वो एनर्जी एक्सचेंज शुरू किया, तब जाके लोगों को सही तरीके से सिखाया, और धीरे धीरे वहाँ से अमेरिका, फिर अमेरिका से ईस्ट यहाँ पे आते हुए आपके एशिया में आते आते लास्ट में इंडिया में आया। और इंडिया में हमने बोला कि हाँ, अब रेकी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई हमारे भारत देश से ही घूम फिर के हमारे पास आया है, नाम चेंज कर दिया उन्होंने रेकी। जैसे योग, जब तक योगा नहीं हुआ हम लोगों ने माना ही नहीं, उन्होंने बोला नहीं योगा है, अमेरिका वाले ने बोला है तो अच्छी चीज़ है, फिर हम उसके ऊपर काम करने लगे। तो हमारी ये बदनसीबी है हमारे भारतीयों की, कि हम लोग जब तक फॉरेन कंट्री का, दूसरे लोगों का, दूसरे पेपर का, दूसरे साइंटिस्ट का, जो कि विदेशी हो, वो ना बोले, तब तक हम मानते ही नहीं है। तो रेकी हमारे ही अंदर की, हमारी देश की एक ऐसी परंपरा है जो हम हजारों साल से करते रहे हैं। आज भी आप देखते हो ना, हम आशीर्वाद लेते हैं, भारतीय लोग करते हैं ना, आशीर्वाद लेते हैं तो हम पैर छूते हैं, तो ऊपर से हमें क्या किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। सिर को छूते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी का एक फ्लो बन रहा है। तो वो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी उस बूढ़े में, उस सीनियर इंसान में जिनके हम पैर छू रहे हैं, उनकी एनर्जी, उनका नॉलेज, उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, वो एनर्जी है एक। और उस एनर्जी को आपको दिया जा रहा है। आपके पैरों को क्यों छूते हैं? एक्चुअली पैर के अंगूठे को छूते हैं नॉर्मली। क्यों छूते हैं पता है? क्योंकि पूरा का पूरा कॉस्मिक एनर्जी ट्रैवल करके आपके अंगूठे से नीचे अर्थ में समाती है। ये एक पूरा का पूरा सर्किट होता है, हम वहीं पकड़ लेते हैं।
अर्थ में जाने से पहले, तो वो हम आशीर्वाद ले रहे हैं, और प्लस ऊपर से हाथ रख देंगे तो ये सर्किट पूरा होता है, फिर आपके अंदर वो एनर्जी। ये साइंस है ना, ये हमें तो पता है, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे। आजकल तो सिर्फ घुटने तक छू के निकल जाते हैं, तो हम वो कहाँ ये कर लेते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। जैसे सूर्य को अर्घ देने वाला, अब नॉर्मली तो साइंस हमें पता है कि सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो हमारे सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, लोटा उठाया और ऐसे उठा के दिया, तो हमें वो लकीर के फकीर नहीं बनना है, हमें साइंस को समझना है। तो रेकी जो है वो एक साइंस है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, स्पिरिचुअलिटी बोल लो, अंधविश्वास बोल लो, ब्लाइंड फेथ बोल लो, तब तक, क्यों, पता नहीं है ना आपको। लेकिन जैसे ही पता चले कि ये साइंस है तो आपके लिए काम कर रहा है। और इसलिए मैं बोलता हूँ स्पिरिचुअलिटी जो भी है वो एक्चुअली साइंस ही है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो इसीलिए जब हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे ट्रू मायने में, मैं मंदिर की में जाकर पूजा पाठ करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो धार्मिक होना है जब हम रिलीजियसली कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप करते थे, समाज में ऐसे ही चल रहा है तो हम कर रहे हैं। बट स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि बीइंग इन स्पिरिट, कि आप अपने आप को आत्मा मानो, राइट। तो रेकी में यही होता है कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में लेके आते हैं। जब भी आप हीलिंग करते हो ना, तो आपका मयपन खत्म हो जाता है। ये जो फिजिकलिटी है ना हमारी, वो धीरे धीरे हमारी जो काइंड ऑफ ईगो होता है, अहम होता है, वो सबसाइड होता है। आपका लेफ्ट ब्रेन सबसाइड होता है, राइट ब्रेन एक्टिव होता है, आपके चक्रास बैलेंस होते हैं। और जब ये होने लग रहा है ना, तो आपके अंदर से वो नेगेटिविटी दूर होती है, दूसरों को माफ़ करने लगते हो, पॉजिटिव रहने लगते हो, थैंकफुल रहने लगते हो। तो रेकी में हम एक रेकी के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। मैं बताऊं आपको क्या होता है, और ये वे ऑफ लाइफ होना चाहिए सबके लिए। रेकी सीखो नहीं सीखो कोई बात नहीं, बट अगर ये रेकी प्रिंसिपल्स को, सिर्फ 5 बातें हैं, 5 सेंटेंसेस अगर हम मान लेना, तो लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सो रेकी को हम क्या बोलेंगे, एक वे ऑफ लाइफ, जो हम एक संस्कार बोल सकते हैं। संस्कार को कल्टीवेट करना पड़ता है, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बोलते हैं ना, बच्चों को हम संस्कार देते हैं, अपने आप कैसे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। एज ए मास्टर में करवाता हूँ। 5 प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट गेट एंग्री, मतलब सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब नहीं करूंगा बोलने से यूनिवर्स फिर नहीं को पकड़ता ही नहीं है, गुस्सा ही आएगा। तो अफर्मेशन में भी हमेशा याद रखना, नो नहीं ये सब नहीं लगता, वो करोगे तो फायदा नहीं। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, इसको सीधा बनाओ कि सिर्फ आज के लिए मैं क्षमा कर दूंगा, माफ कर दूंगा। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लोग बोलते हैं सर आपके बोलने से थोड़ी होगा, गुस्सा तो आ ही जाता है, सर हम कर ही नहीं पा रहे हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप आज बोलो कि सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आपको ये नहीं बोला कि 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, सिर्फ आज के लिए। मैं बोलूंगा आज के लिए मैं चाय नहीं पीऊंगा, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। आज के लिए मैं चीनी नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो एक दिन के लिए इट इज पॉसिबल। और हम क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चीट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि एक ही दिन के लिए मान लो। बोलेगा हाँ एक ही दिन तो है, शाम तक के लिए मान लेते हैं कि आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आया भी तो हम 2 तरीके से उसको हम टैकल करेंगे। हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। कोशिश करनी है ना, क्योंकि आपको तो संस्कार बनाने हैं। क्योंकि मेनली तो हम स्पिरिचुअलिटी को देख रहे हैं ना, कि हम स्पिरिचुअल कैसे बने, अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाएं। तो हमने जब ये करना शुरू किया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड सामने से हट जाता है और सब कॉन्शियस माइंड बोलता है कि हाँ आज के लिए माफ कर सकते हैं। डेली कर रहे हैं हम लोग, मैं महीने से 3 महीने पूरा प्रैक्टिस कराता हूँ। तो जब हम बोल रहे हैं कि गुस्सा नहीं करेंगे, तो गुस्सा फिर भी आएगा, फिर भी सिचुएशंस आएगी, बट हम उस समय अपने आप को कंट्रोल करेंगे कि चलो लंबी गहरी सांस लो, अभी रिएक्ट मत करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा प्रिंसिपल, जस्ट फॉर टुडे मैं चिंता नहीं करूंगा। अब चिंता तो आएगी भाई, डेली के लाइफ में आ रहा है। 2 जगहों से चिंता आती है, या तो पास्ट से आपको नेगेटिविटी मिलती है, दुख मिलता है, या तो फ्यूचर से डर लगता है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और आप जब प्रेजेंट में रहोगे, तो प्रेजेंट में तो कुछ भी नहीं है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ की हमारी कोई चिंता हो रही है क्या, हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं क्या, फ्यूचर के बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाएं, कैसे ऑडियंस की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, कैसे हम सतयुग का वो भाव क्रिएट करें, ये तो जानना चाह रहे हैं। तो प्रेजेंट में सब कुछ ठीक है, राइट। तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे, दूसरा बोलेंगे आज के लिए हम प्रेजेंट में जिएंगे। और प्रेजेंट में तो आपको सब कुछ ठीक है, प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या पास्ट में और फ्यूचर में था, प्रेजेंट में दिक्कत नहीं। इसलिए हम डेली प्रैक्टिस करेंगे लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जीना बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, गुरु लोग यही तो सिखाते हैं, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, और कोई यही तो नहीं कर पा रहा है। मैं बोलता हूँ कि ये प्रैक्टिस है, माइंड को डेली ट्रेन तो करना है ना।
तो आज के लिए मैं प्रेजेंट में जीऊँगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा। अब ये भी लोग नहीं कर रहे, अपने काम को, चाहे जॉब हो कुछ भी हो, वो सिर्फ टाइम देख रहा है, 9 to 5 कैसे होगा। 3 घंटे 4 घंटे काम किया तो 4 घंटे वो अपना ही पर्सनल काम कर रहा है, फ़ोन में कुछ कर रहा है, सोशल मीडिया में टाइम बिता रहा है। नॉर्मली ऐसा हो रहा है, तो ईमानदारी से नहीं कर रहा अपने काम को, नहीं कर रहा है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारा प्रमोशन होगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, और फिर वो परेशान है। इसीलिए जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। जब भी आपको ध्यान भटके, जब भी आपको लगे कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो करो बाबा, तुमको उसी की तो सैलरी मिल रही है, तुमको उसी चीज़ की तो पैसे मिलते हैं जो भी इनकम करते हो। तो जस्ट फॉर टुडे लिव, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। एंड देन चौथा, बहुत ही बढ़िया, आज के लिए मैं सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूँगा। ये तो हो ही नहीं पाता लोगों से। बाइबल में बोलते हैं ना कि लव दाई नेबर, यस। सबके साथ अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्यों करना? देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो बोलता है, जो आपको चाहिए वही देना पड़ेगा, राइट? तो आपको क्या चाहिए? सबके साथ प्यार तो चाहिए होगा, सबके साथ आपको रेस्पेक्ट चाहिए उनसे, राइट? सभी लोग आपसे काइंड बिहेव करें, ये तो चाहते हो आप। तो जब आप चाहते हो यही चीज़, तो आप पहले दो ना बाबा, उनको प्यार करो, उनको पूछो, उनको अप्रिशिएट करो, उनको थैंक यू बोलो, कुछ तो करो जो आपको चाहिए। तो सबके साथ काइंड बिहेव करना अब एक दिन में नहीं होगा जैसे आपने बोला, लेकिन डेली करेंगे तो होगा, क्योंकि आपका नेचर बन जाएगा ना वो। तो माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। आज के लिए सबके साथ अच्छे व्यवहार करो, अच्छे से बात कर लो। जैसे मैं कैब में आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी कार इतने लंबे चलाना मेरे को ट्रैफिक में बुरा लगता है, तो मैं कैब लेके आया। अब कैब लेके आया तो मैं ड्राइवर को पूछ रहा हूँ, और भाई कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनको अच्छा लगा कि सर ने पूछा, परिवार के बारे में पूछा, और मेरे लिए कंसर्न हो रहे हैं, तो मैं काइंड बिहेव कर रहा हूँ ना, तो क्या इंटर्न वो मुझे रेस्पेक्ट करेगा ना, वो याद करेगा कि हाँ, एक डॉक्टर पूरन शर्मा थे, उनके नाम भी आता ना वहाँ पे, बोला कि इन्होंने मेरे बारे में पूछा। काइंड बिहेव करना ज़रूरी है, जो आपको चाहिए वो पहले देना शुरू करो, सेवा भाव। फिफ्थ वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के लिए मैं अपने जीवन में जो भी चीज़ें ऊपर वाले ने दिया है उसके लिए थैंक यू बोलूँगा, ग्रैटिट्यूड। और ये सबसे बड़ा एक, मतलब सिर्फ ग्रैटिट्यूड भी सीख लिया ना आपने, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर होली स्क्रिप्चर्स, हर किताब यही बोलता है, चाहे बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, यही बोल रहा है कि शुक्राना करो, थैंक यू करो, ग्रैटिट्यूड करो। चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कितने भी तकलीफ हो, कितने भी बीमार हो, कितने भी गरीब हो, एक बार अगर आप थैंकफुलनेस में आ गए, एक बार आपने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ही होगी, आपके कर्मा बदलेंगे ही बदलेंगे। देयर इज नो चांस कि होगा ही नहीं। इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, उसका आपने फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। और सबसे आसान तरीका है ग्रैटिट्यूड करो। ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको बहुत कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपका प्रॉब्लम है कि आप उस 90% चीज़ें जो अच्छी है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। 10% में कुछ नहीं मिला, कुछ हुआ नहीं, कुछ कमी रहे, उसी पे फोकस कर रहे हो, और उसी की वजह से अब आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। अब 10% से 20%, 30%, 50%, और आप बोलते मेरी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ 10% था, तो आपकी गलती ना, आप 90% में फोकस करते। तो हम एज ए कोच क्या करते हैं, 90% में जो ऑलरेडी अच्छी चीज़ें हैं उस पर फोकस कराते हैं और उसको हम प्रैक्टिस कराते हैं। थैंकफुल हो। कुछ भी समझ में नहीं आता, मान लो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लो आप सड़क पे आ गए हो, अरे बस सांस तो ले रहे हो ना, जिंदा तो हो ना, इसी के लिए थैंक यू बोलो, राइट? क्योंकि लोग तो आज के ज़माने में देखो, रात को सो रहे, सुबह उठ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं पता चल रहा ना, तो वो थैंकफुल हो कि आप जिंदा हो, बी थैंकफुल। और जब आप जिंदा होने का भाव लेके आओ तो फिर आप जो भी करो ना, आपके लाइफ में सब कुछ होने वाला है। कर्म ही तो करने हैं आपने, कर्म को सुधार लो। तो रेकी में हम वो करते हैं, एनर्जी को चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। सर, रेकी से और क्या क्या पाया जा सकता है? अगर मैं पाने की बात कर रहे हैं, मतलब क्या क्या मैनिफेस्ट हो सकता है, आप ये बोलना चाहते हैं? सबसे पहली बात, जब मैंने बोला संजीवनी बूटी है रेकी, तो इससे कई सारी बीमारियां, देखो नॉर्मली साइंटिस्ट और डॉक्टर्स क्या मानते हैं कि 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक होता है, ये सभी मानते हैं, आपको भी पता है, राइट? साइकोसोमैटिक का क्या मतलब है कि हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है, और वो नेगेटिव इमोशन हमारे अंदर नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस करता है। अब वो नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस टॉक्सिन्स बनाएगा, आपके अलग अलग वाइटल ऑर्गन्स को खराब करेगा,
तो वहाँ से बीमारियाँ शुरू होगी, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक। 90% साइकोसोमैटिक है। तो डॉक्टर दीपक चोपड़ा है, एक एमडी है, डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो एक ऑथर भी है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने किताब लिखी एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, राइट। तो उसमें उन्होंने बोला कि अगर हमारा माइंड हमारे अंदर बीमारी पैदा कर सकता है तो वही माइंड ठीक भी तो कर सकता है ना। आपने सिंपल उसे रिवर्स ही तो करना है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदलो, नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में बदलो, एंड नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में बदलो। तो फिर क्या नहीं कर सकते, कौन सी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। मतलब रेकी ठीक नहीं करता है, रेकी आपके अंदर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, वो पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करता है, और वो आपके अंदर वो एक काइंड ऑफ फेवरेबल कंडीशन बनाता है कि आपके अंदर बैठा हुआ जो डॉक्टर है, जो ऑलरेडी एक हीलर है, उसे ठीक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, एक सिस्टम देता है कि आप ठीक कर लो। और वो जब हम उनको मौका देते हैं कि आप ठीक करो तो वो ठीक करता है। तो हमें वहाँ पे उसको दवाई देना, इंजेक्शन देना जो हम कर रहे थे वो नहीं करना है। वो फिलहाल रुको, अभी फिलहाल नेचुरली उसे ठीक होने दो। तो जैसे मेरे पास कोई आता है ना, कोई बीमारी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म चल रहा है, तो ये नहीं बोलूँगा कि दवाई छोड़ दो। मैं बोलता हूँ कि दवाई का असर धीरे धीरे कम करो। मतलब दवाई धीरे धीरे आप कम कर लोगे तो दवाई का जो असर है, जो भी उसमें से निकल रहा है, चीज़ें हैं जो उसे काम करने नहीं दे रहा है, ओके, जब वो काम करने देगा तभी तो ठीक होगा। इसीलिए हमें क्या करना है कि उस अंदर बैठे हीलर को या भगवान को या फिर डॉक्टर को जो अंदर बैठा है, जगाना है, उसको जगाना है और बोलना है कि भाई काम पे लग जा क्योंकि तुम्हारा काम यही है। ऊपर वाले ने, भगवान ने हमारे बॉडी को ऐसा डिजाइन किया है कि ये बीमार ही नहीं पड़ सकता। 100 साल के लिए इसको डिजाइन किया है कि 100 साल बीमार नहीं पड़ सकता। और पुराने जमाने में सब होता था। हम लोग देखा ना कि हमें 4 आश्रम में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य होता था, फिर हम लोग विवाह करते थे, फिर वह एक वैवाहिक आश्रम में आते थे, ओके, उसके बाद आते थे हम लोग वानप्रस्थ आश्रम में आते थे, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम। तो ये जो 4 आश्रम में हमने बांटा था तो 100 साल का था। 25 साल तक हम ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल हम शादीशुदा होंगे, ठीक है, फिर 25 साल के बाद हम धीरे धीरे डिटैचमेंट में आएंगे, 50 साल के बाद डिटैचमेंट में जाएंगे, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो उसके बाद 75 के बाद हम लोग फिर आते थे संन्यास में, टोटली सरेंडर्ड है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, भगवान को याद करना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। तो ये 4 आश्रम में हमने 100 साल की पूरी डिजाइनिंग की थी। तो ये नेचुरल प्रोसेस था, ठीक है, लेकिन हमने उसे पूरा खराब कर दिया। हम कुछ भी करे जा रहे हैं, ठीक है, और जब हम उल्टा सीधा कर रहे हैं तो बीमार पड़ रहे हैं। हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो ढंग से काम ही नहीं कर रहा है। ऊपर से हमने बचपन से सुन रखा है कि बुखार हो तो दवाई खा लो, सिर में दर्द हो दवाई खा लो, पेट में गड़बड़ हो गई, लूज मोशन हो गया, दवाई। अरे भाई तो ठीक करो ना, लूज मोशन हुआ इसका मतलब पेट में गड़बड़ है, आपको किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है तो फास्ट कर लो ना। फास्टिंग बोलते हैं ना, खाना मत खाओ, 1 दिन के लिए छोड़ दो, पानी पीना शुरू करो, अपनी बॉडी को रेस्ट करो, तो अब हील करेगा वो। फास्टिंग भी हमारे सिस्टम में है ना, सनातनी परंपरा में हम अलग अलग व्रत रखते हैं। तो व्रत क्यों रखते हैं? क्योंकि हम अंदर के सिस्टम को डिटॉक्स करना चाहते हैं, अंदर के सिस्टम को हील होने देना चाहते हैं। इसीलिए हम फास्टिंग का ये हमारे पास रूल बनाया गया ना। हम एकादशी को व्रत रखते हैं, हम मंगलवार का व्रत रखते हैं या फिर शुक्रवार को रखते हैं, जो भी करते हैं। क्यों रखते हैं हम लोग? हफ्ते में 1 दिन रखने का हमारे पास परंपरा क्यों है? क्योंकि हम उस दिन अपने सिस्टम को रेस्ट देना चाहते हैं। अगर सर रेकी की ही बात करूँ मैं, टेक्निक की, तो एक बार मैंने रेकी ली थी। अच्छा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि एक हाथ आपका यूनिवर्स से शायद एनर्जी लेता है और दूसरा हाथ आपका जहाँ भी जो भी कंसर्न होता है। तो कुछ जब तक गर्मी आती रहती है हाथों में, मीन की वो रेकी जा रही है, वो एनर्जी जा रही है, और जैसे वो ठंडी हो जाते हैं हाथ, वैसे वो हीलर जो होते हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अब हीलिंग एनर्जी सफिशिएंट चला गया। हाँ। तो ये जो गर्माहट होती है, ये क्या एनर्जी होती है? वही तो है रेकी। हालांकि मैं इस गर्माहट में ज़्यादा नहीं जाता, कई बार फील नहीं होता, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड में जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, या फिर बहुत नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में होते हो तो उस डिवाइन एनर्जी को आप फील नहीं कर सकते। तो फीलिंग में मैं नहीं जाता, बट आपने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्चुअली होता है कि जब हम किसी जगह पे हीलिंग दे रहे हैं ना, तो हाथ से दाएं दाएं एनर्जी जाती है, तो गर्माहट फील होती है। और फिर एक टाइम के बाद में अचानक जैसे इंजन बंद हो जाता है, टक बंद हो जाएगा, लगेगा कुछ जा ही नहीं रहा है। दैट मीन्स सफिशिएंट एनर्जी वहाँ चला गया है। ओके। फिर कई ऐसी जगह पे होता है जब आप हीलिंग करोगे
आपकी रेखी तो निकल रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्ट में या उस चक्र में ना आपको एकदम ठंडा महसूस होगा, जा ही नहीं रहा है। दैट मीन्स वो चक्र जो है टोटली ब्लॉक्ड है, वो एनर्जी रिसीव ही नहीं कर रहा। उसके लिए उसको पूरा धक्का स्टार्ट करने की जरूरत है। फिर वहाँ पे ज़्यादा हीलिंग दो, जहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा हीलिंग दो, जो धीरे धीरे फिर वो ब्लॉकेज खुलता है, तब वो एनर्जी लेने लगता है, फिर वो गर्माहट महसूस होती है। तो ये अलग अलग ऑब्वियस रीजंस होते हैं, कहीं पे गर्मी लगना, ठंडा लगना। और मैं बोलता हूँ कि बिना दिमाग लगाए 12 पॉइंट्स की मैं हीलिंग कराता हूँ 1 मिनट। 12 पॉइंट्स में आप डेली हीलिंग करो, जिसमें 7 चक्रास तो इंक्लूडेड है, और 7 चक्रा के अलावा और 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं। टोटल 12 पॉइंट्स हीलिंग, एक काइंड ऑफ अ फॉर्मूला मैंने बनाया है कि जब आप 12 पॉइंट्स की हीलिंग करेंगे तो आपकी फुल बॉडी माइंड सोल की हीलिंग हो रही है, 7 चक्रों की हीलिंग हो रही है, आपके सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस की हीलिंग हो रही है। तो आपको कुछ अलग से सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं। एक फॉर्मूला बनाया, मेरे 24 ईयर्स के एक्सपीरियंस है, राइट। तो मैंने सोचा कि अलग अलग चीज़ों के लिए तो लोग बोलते हैं, राइट। पैसे के लिए आप रूट चक्र की करो, रिलेशनशिप के लिए आप अपने हार्ट चक्र की करो, है ना, अलग अलग चक्रों की बात करते हैं। बट थिंग इज कि अगर हम एक साथ डेली प्रैक्टिस कर लें तो हमें तो सब चीज़ें ठीक चाहिए ना। देखो, अगर कोई बोले कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, बिलियनर हूँ, मिलियनर हूँ, मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट सिर्फ वो होने से ठीक नहीं होगा। आपकी फैमिली कैसी है, फैमिली में आपकी इज्जत है कि नहीं, प्यार है कि नहीं, छत के नीचे आप कैसा महसूस करते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपका रिलेशन ठीक नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ पैसे कमाने से सब कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लो कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लेकिन पैसे से आप कमतर हो, आप संघर्ष कर रहे हो, तो कुछ दिन तो आप हस्बैंड वाइफ में, बच्चों में खुश खुश रहोगे, लेकिन धीरे धीरे में खिचखिच शुरू हो जाएगी, क्योंकि पैसे की कमी है, और पैसे की कमी की वजह से रिलेशन खराब हो सकता है। और जब ये दोनों चीज़ें खराब है या ऊपर नीचे चल रहा है, तो आप सुखी कैसे रहोगे, शांति कैसे मिलेगी। इसलिए बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक एस्पेक्ट आपके बैलेंस होने चाहिए। हेल्थ एस्पेक्ट भी ठीक होना चाहिए, और हेल्थ में भी 4 किस्म के हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड देन फिजिकल हेल्थ। तो चारों बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिजिकली तो मैं ठीक हूँ, मैं दवाई तो नहीं खाता, नहीं, आप मेंटली सिक हो, मेंटली आपको नेगेटिविटी आ रही है, इमोशनली आपको गुस्सा, इरिटेशन है, दैट मीन्स बीमारी आने वाली है, चिंता मत करो, क्योंकि वो ऑन द वे है। तो आपके चारों हेल्थ ठीक होने चाहिए। एंड देन आते हैं वेल्थ वाइज, मनी वाइज, वो भी एक सेक्टर है जो बैलेंस होना चाहिए। बिकॉज मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट फॉर एवरीथिंग यू नीड मनी। तो पैसा तो चाहिए ना आपको, तो पैसा चाहिए ही चाहिए, तो पैसे भी कमाना आपका हक है, और आपको एबंडेंस मिलना चाहिए। वो भी ऊपर वाला बोलता है कि तुम्हें मिले, लेकिन उसके लिए पहले लायक तो बनो। जो मैंने कहा था, सरस्वती की पूजा करनी है, लक्ष्मी से पहले लायक बनो। अच्छा सर, आपने संजीवनी बूटी कहा जी, सबसे पहले, हाँ जी, रेकी को। हाँ जी। तो संजीवनी बूटी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो हनुमान जी लेकर आए थे जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, हाँ जी। और कहा गया था कि बस संजीवनी बूटी ही बचा सकती हाँ है। जी। क्या रेकी भी ऐसे किसी मरणासन्न इंसान को वापस जीवन दे सकती है? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताया गया है कि जिसमें ना ये ठीक ही नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर मर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वाइफ की बात करूँगा, ठीक है। मेरी वाइफ रितु शर्मा, ओके, हम दोनों शादीशुदा, चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी मेरी, मैं एयरफोर्स में था। तो वहाँ पे कमांड हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए थे। शी वॉज 3 months प्रेग्नेंट, सेकेंड चाइल्ड के लिए, ओके, युवराज के लिए। तो प्रेगनेंसी थी 2008 लास्ट या 9 की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने चेक किया, जो भी किया, थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी इनको। तो उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम है प्लेसेंटा प्रीविया, लिख दिया उन्होंने प्लेसेंटा प्रीविया। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि बच्चा जो है शुरू में ही धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और इससे मिसकैरेज हो सकता है, ओके, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, लिक्विड निकल सकता है, एंड देन बच्चे का बचना मुश्किल हो सकता है। या तो माँ को या तो बच्चे को, दोनों में से दिक्कत होगी। अगर बच्चा रह भी गया और हो भी जाए तो बच्चा सीजरियन होगा, और उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ये डॉक्टर खुद कह रहे हैं, स्पेशलिस्ट है, बहुत बड़े डॉक्टर। हाँ, उसमें प्लेसेंटा बिल्कुल यूट्रस के मुंह पे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, और नीचे आ गया तो वो होने से मतलब है कि बच्चा सही तरीके से डेवलप नहीं होगा। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। हम तो भगवान मानते हैं डॉक्टर को, उन्होंने सही बोला होगा। मैंने बोला कि सही बोला होगा, चलो देखते हैं गूगल क्या कहता है। घर पे आगे कंप्यूटर खोल के गूगल देखा, और मैंने देखा कि वहाँ पे पूरी दुनिया के डॉक्टर्स यही मानते थे प्लेसेंटा प्रीविया में जो वो बोल रहे थे। या तो बच्चे को दिक्कत होगी, जच्चा और बच्चा, हाँ, जच्चा बच्चा दोनों में से किसी को भी रिस्क हो सकता है। बच्चा सही तरीके से डिलीवरी नहीं होगा, होगा भी तो सीजरी नहीं होगा। मैंने रितु को बोला, सी इज ऑल्सो रेकी ग्रैंड मास्टर, मैं भी रेकी ग्रैंड मास्टर। मैंने बोला कि लेट्स डू इट। जो डॉक्टर बोलते हैं वो तो है ही, अल्टीमेटली वही होना है तो होगा, चलो, लेकिन हम अपनी तरफ से हीलिंग करेंगे।
मैनिफेस्ट करेंगे। सो हम हीलर्स भी हैं, मैनिफेस्टर भी हैं। तो मैंने बोला कि यू डू योर हीलिंग एंड आई विल ऑल्सो डू समटाइम्स योर हीलिंग, एंड मैं आपके लिए मैनिफेस्ट भी करूँगा, जो हम टेक्निक करते हैं, राइट। तो हमने हीलिंग करना शुरू किया। उन्होंने अपने एनर्जी देनी शुरू की, अपने वोम में हीलिंग दिया। मैंने भी कभी टाइम मिला, जब भी मुझे मौका मिलता मैं उनको हीलिंग देता। और हमने सिर्फ एक ही बात सोची और एक ही बात हमने अफर्मेशन बोला कि हमारा बच्चा एकदम हेल्दी है और हेल्दी तरीके से डिलीवर हो रहा है एंड नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, प्रोसेस में है। ऑर्डर दे दिया हमने स्पेसिफिकली कि हेल्दी है बच्चा हमारा। और हमने पूरे को पूरा अगला 6 महीने लगातार हीलिंग किया, लगातार मैनिफेस्ट किया, लगातार सोचा और बिलीव किया कि दुनिया के डॉक्टर कुछ भी बोलता रहे, हमारा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा, हेल्दी होगा। और फिर जब 9 महीने के बाद जब हमने वापस उसी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी, ओके। और इस टाइम हमारा जो बच्चा पैदा होने का जो टाइम पीरियड था, यू वोंट बिलीव, 10 से 15 मिनट भी नहीं था। फर्स्ट चाइल्ड में कम से कम 5 से 6 घंटे से 7-8 घंटे तक शी वॉज इन लेबर पेन, अक्षत के टाइम पे, ओके। 2005 आई एम टॉकिंग अबाउट। और उस समय हमारे पास सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी, हमारे पास कार नहीं थी। पड़ोसी के पास जाके हमने कार मांगी थी, रात के 11-12 बजे, बड़े मुश्किल से गए, फिर सुबह जाके बच्चा पैदा हुआ, राइट। अक्षत की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब युवराज के टाइम पे हमारे पास अपनी कार थी, अपने कार में गए, आराम से बैठे, आराम से हमने उनको वहाँ पहुँचाया। और वहाँ पे मुझे साथ में रखा डॉक्टर ने, ओके। नॉर्मली यू नो हस्बैंड को या जेंट्स को नहीं रखते, हमें रखा, हमें साथ में रखा। बोला कि आप थोड़ी देर रहो जब तक डिलीवरी की टाइम नहीं आती है, पकड़ो, हाथ पकड़ो। मैंने प्यार से हाथ पकड़ा। फिर लास्ट टाइम बोला थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अभी तक बात कर रही थी वो। जब बाहर गए तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं हुआ, 6-7-8 मिनट हुए होंगे। बच्चे की रोने की आवाज़ आई। फिर हम अंदर गए तो दैट लेडी डॉक्टर सेड कि ये मिरेकल है, चमत्कार है। मैंने बोला ऐसा क्या चमत्कार है, बच्चा तो हो गया, क्या दिक्कत है। बोले कि ये बच्चा होना ही चमत्कार है, बिकॉज वो जो फ्लूइड होता है ना, लिक्विड, वो नहीं था, ऑलमोस्ट ड्राई था। और बच्चा कैसे बचा और बच्चा कैसे इतना हेल्दी है हमें नहीं पता चला, बिकॉज वो डॉक्टर है ना, उन्होंने देखा हुआ है चीज। तो सर क्या एमनियोटिक फ्लूइड ही खत्म हो गया था, सूख गया था? आपने बोला ना धीरे धीरे नीचे सड़कने लगता ना, तो लिक्विड भी उनका रिस रहा था इन दिनों में। तो रिश्ते 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 उस दिन जब डिलीवर होना था, देयर वाज नो लिक्विड एक्चुअली, बहुत ही कम लिक्विड में बच्चा पैदा हुआ, जो कि बच्चा एक्चुअली सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसे में, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ हो रहा था। बट ही वाज टोटली ओके, कोई दिक्कत नहीं। आज 15 साल का, इज हेल्दी नाउ। सो ये जो बच्चा हुआ, इसको ही मैं बोलता हूँ ना कि संजीवनी बूटी है ना, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल था वो, राइट। ऐसे ही उनका बैक पेन, वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। वाइफ को ये बोल दिया गया कि आपका ना कुछ जो D1, D2, L1, L2 कुछ बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी में ये कुछ प्रॉब्लम है और इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दिल्ली में दिखाया, बहुत बैक पेन हो रहा था, डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि चलो आज इनका एक्सरे कर लेते हैं। वहीं एक्सरे किया, वहीं दिखाया, देखो यहाँ पे ना टेढ़ा हो गया है, कुछ समथिंग टेढ़ा हो गया है, इसको हमें सर्जरी करके ठीक करना पड़ेगा। आप एक काम करो, इसके 1-2 टेस्ट हैं आप करवा लो और फिर उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और ऑपरेशन करना पड़ेगा। डिक्लेयर कर दिया उन्होंने डायरेक्टली फर्स्ट डे। तो उन्होंने जो भी फीस लेनी थी फीस ली मुझसे, विजिटिंग चार्ज, और मैंने दवाई के लिए गए काउंटर में तो उन्होंने कुछ 2000 का दवाई दे दिया। मैंने बोला कि अभी टेस्ट होने हैं, तो दवाई किस बात का। रितु ऐसे करते हैं, अभी दवाई नहीं ले जाते, हम टेस्ट करने के बाद लेंगे, क्योंकि फैसला कर लिया था कि हमें ऑपरेशन तो नहीं कराना है। तो फिर हम लोग दवाई छोड़ के सिर्फ विजिटिंग चार्ज देके हम लोग वापस आ गए, डॉक्टर के पास वापस नहीं गए और हमने हीलिंग शुरू की। रितु ने अपनी हीलिंग की और वो बहुत अच्छी हीलर है, उसने अपनी हीलिंग की। तो हम एक साइकिक सर्जरी करते हैं, काइंड ऑफ हाइट एडवांस टेक्निक है हीलिंग का। साइकिक सर्जरी में उसने अपने जो बैक है, बैक को पूरा खोल के उसकी पूरी सफाई की, जो भी उसमें ब्लॉकेजेस था, नेगेटिविटी थी, सारा निकाला और उसको पूरा अलाइन किया। ये हम करते हैं, जो अलाइनमेंट पूरी की, और सिर्फ एक बार उन्होंने ऐसा किया, दूसरे दिन से दर्द ही खत्म हो गया। ये मैं बात करता हूँ रियल हीलिंग की, जब उसको किया गया। कैसे हो रहा है ये हीलिंग, कैसे होता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये एक हीलर है, मैनिफेस्टर है। आप जो उसे बिलीव करा दोगे ना, वो उसे पूरी तरह से करने के लिए तैयार होता। तो हीलिंग में भी हम उसे बिलीव करा देते हैं कि यस मैं बिलीव करता हूँ कि ये होगा, और क्या होना चाहिए हम उसको पिक्चराइज भी करा रहे हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर के लैंग्वेज में सोचता है, वर्ड्स में नहीं सोचता, सेंटेंस में नहीं सोचता। उसको आपको पिक्चर दिखाना पड़ता है कि ये पिक्चर है, हमें कहीं जाना है तो हम विजुलाइज करते हैं कि हम यहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे। वह हमारे सामने एक पिक्चर आता है, या तो फोटो आता है स्टिल, या तो वीडियो आता है। तो हमने वो वीडियो में उनको समझाना शुरू किया कि ये इस टाइप से नेगेटिविटी निकलेगी, इस टाइप से ये ठीक होगा, ये जो अंदर का ब्लॉकेज है वो ठीक है, ये जो हड्डी इधर उधर हो गया वो हमने अलाइन कर दिया, देखो ये सीधा हो गया। सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ सीधा हो गया है, और वो सीधा करने में लग जाता है, क्योंकि वो सब कुछ हील कर सकता है,
राइट। हमें अपने माइंड को वो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यही सच है। जैसे अगर हम आस्था की बात करेंगे, जैसे हम मीराबाई की बात करते हैं, मीराबाई जिन्होंने कृष्ण को अपना ईश्वर मान लिया था, शुरू में बचपन में बोला था कि इनसे तुम्हारी शादी हो गई, यही तुम्हारे पति हैं, ऐसा हम कहानी में सुनते हैं। तो उन्होंने इसे सच मान लिया था और उनकी शादी भी हुई किसी राजा से, उनको पति नहीं माना और उन्होंने बोला कि बस मैं तो दीवानी हो गई और उन्हीं का भजन गाती रहती थी। अब उस समय उस राजा ने, जो उनका पति था, उन्होंने उनको एक जहर दिया, प्याला भर के। राणा जी ने बोला ना, राणा जी ने जहर दिया, का प्याला। तो जहर का पूरा प्याला दिया था। पता क्या हुआ था? वो जहर सचमुच में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन था वो, लेकिन उनका जो विश्वास था ना कि कृष्ण जी मेरी रक्षा करेंगे, उस विश्वास के जो बचपन से अंदर चल रहा था ना, उसका एंटीडोट पहले ही तैयार कर रखा था। उन्होंने सबके सामने पिया, कुछ भी नहीं हुआ उनको। उस पर्टिकुलर जहर का, उस पॉइजन का एंटीडोट पहले से ही तैयार था। उनकी आस्था में, उनके विश्वास में सबकॉन्शियस माइंड ने बोला कि हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण बचाएंगे ना, और वो बच गए। तो ये कहानी हमने, और ये कोई सदियों साल पुरानी बात नहीं है कि हजारों साल पुरानी है, ये तो हाल ही की बात है, राइट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि ये नहीं मर सकती, कृष्ण है ना, बचाएंगे। तो कृष्ण एक आस्था हो गया, लेकिन काम क्या कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। लाइक यही सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर आप बोलो कि भूत प्रेत होता है, वो भी आपको दिखाई देगा। आस्था बस कैटलिस्ट का काम करती है। बिल्कुल, आप जो चाहे विश्वास करो और जो चाहे आप देखना चाहो वो दिख जाएगा आपको। लाइक रामकृष्ण परमहंस हम सुनते हैं उनके बारे में, जो हमारे विवेकानंद जी के गुरु जी थे। वो काली को बहुत मानते थे, देवी काली को। बचपन से बहुत आस्था, बहुत पूजा पाठ करते थे, इतना ज़्यादा मानते थे कि वो काली के साथ ही रहते थे। वो बोलते मुझे काली दिखते हैं, माँ काली के साथ ही मैं हूँ, माँ काली मुझे नहलाते हैं, माँ काली मुझे खिलाते हैं। और उनको सचमुच वो फील होता था। क्यों होता है? क्योंकि आप जिसको देखना चाहते हो ना, वो दिखाई देगा। ऐसे ही जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, वो लोग भूत प्रेत की बात करते हैं, उनको भूत प्रेत दिखता है, आत्माएं दिखती है। हम ऐसी बात नहीं करते। मैं बोलता हूँ भगवान की बात करो। देखो, भगवान ने एक अच्छी एक अच्छा लोक बनाया है, अच्छी जगह बनाई है। आपको अच्छे कर्म करने, तो अच्छा ही सोचो ना। तो जगह हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, तो हम भगवान की बात करें, ईश्वर की बात करें, आत्मा परमात्मा की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करो ना। क्योंकि जैसे ही आप आत्मा के भाव में आओगे तो आप शांति महसूस कर सकते हो, आप पॉजिटिव फील कर सकते हो, आप उनसे कनेक्शन फील कर सकते हो। फिर आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो वो चाहते हैं। अदरवाइज तो आप अपना ही करते रहो, तो आप संघर्ष करते रहते हो ना। सर, आप एक बात कहते हैं, हाँ जी, कि हर इंसान के अंदर एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन पावर है, पर हम उसको बाहर बाहर ढूंढते रहते हैं कि मुझे इस मंदिर में वो डिवाइन पावर मिल जाए तो मैं जागृत हो जाऊं, मैं कुछ कमाल कर लूं जीवन में। लेकिन आप कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ही है, उसको 30 मिनट में तुम अनलॉक कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो, रीएक्टिवेट कर सकते हो। क्या है वो 30 मिनट की टेक्निक? उसको एट्यूनमेंट बोलते हैं। मतलब रेकी के लैंग्वेज में एट्यूनमेंट बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में हम शक्तिपात बोल सकते हैं, इंग्लिश में इनिशिएशन बोल सकते हैं, राइट। तो मैं शक्तिपात बोलता हूँ। बाकी अगर एट्यूनमेंट को मैं अगर आपको समझाऊँ तो ये ऐसे ही होगा जैसे आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसे ट्यून किया जा रहा है, और वो जो चीज़ है वो है एक ट्रांसमीटर, एक ट्रांजिस्टर, रेडियो, जो बंद पड़ा हुआ है, सुप्त अवस्था में बंद है। वो हजारों साल से इस्तेमाल नहीं हुआ, बंद पड़ा हुआ, आपको पता भी नहीं है कि वो है आपके अंदर। एक एनर्जेटिक चीज़ है, कोई फिजिकल नहीं है, लेकिन उसको रीएक्टिवेट करने का काम एक रेकी मास्टर का होता है, जो कोई भी रेकी मास्टर कर सकता है। और जब उसे रीएक्टिवेट कर देते हैं तो वो रेडियो शुरू हो जाता है। रेडियो आपने ठीक कर दिया ना, और उसको आपने सिर्फ क्या करना पड़ेगा? ट्यून करना पड़ेगा। आपको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, लव चाहिए, तो ट्यून कर लो लव स्टेशन में, लव मैग्नेट बन जाओ। मैं ऐसा करवाता हूँ, राइट। दूसरा, आपको मान लो कि आपको गुड हेल्थ चाहिए, तो आप हेल्थ मैग्नेट बन जाओ, हेल्थ के स्टेशन को मैच कर लो। जैसे मान लो आपको FM सुनना है 98.3 FM, तो कैसे सुनोगे? रेडियो को ऑन किया और आपने ट्यून किया। जैसे ट्यून किया 98.3 FM, तो गाना सुनाई देगा ना, नहीं तो आप आकाशवाणी सुनते रह जाओगे, राइट। तो जो आपको सुनना है, ट्यून करना है, तो रेकी में जो एट्यूनमेंट होता है वो ट्यूनिंग होता है। कैसे करते हैं? अब ये सीक्रेट तो मैं आपको कैसे बता दूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ।
कि एज ए रेकी मास्टर जब हम साधना करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर एक काइंड ऑफ अ पावर क्रिएट होता है, एक काइंड ऑफ अ शक्ति ऊपर वाला हमें आशीर्वाद के तौर पे देते हैं कि हाँ, तुम्हारी इंटेंशन सही है, तुम लोगों की सेवा करना चाहते हो, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, तो हाँ तथास्तु है, तुम चाहे तो किसी को भी रेकी हीलर बना सकते हो, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो। और ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ ना, मतलब 24 ईयर्स से तो मैं खुद ही इस पर बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी तो पूरी लाइफ मैनिफेस्टेड है इसी चीज़ से। तो मैं 14 सालों से जब लोगों को सिखा रहा हूँ ना, तो मेरे को एकदम कन्विंस्ड हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया हूँ कि डेली बैठकर अपने घर पे, अपने ऑफिस में, जब मैं पूरी दुनिया में 51 कंट्रीज़ में मेरे स्टूडेंट्स हैं एज ऑन टुडे, तो उनसे जब कनेक्ट होता हूँ ना 1 to 1, तो मैं उनको जो अटूनमेंट देता हूँ वो एक्चुअली उनको मिल गया है। और मैं बोलता हूँ कि बस तुम हीलिंग शुरू करो और हीलिंग होगा, एंड दे स्टार्ट गिविंग मी रिपोर्ट्स। और मैं डेली अपडेट लेता हूँ, वर्कबुक है उसमें डेली लिखवाता हूँ, डेली अपने पास मंगाता हूँ और उस चीज़ को चेक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि हाँ सचमुच में हो रहा है, और उनसे मैं थैंक यू, ग्रैटिट्यूड लिखवाता हूँ। तो वो थैंक यू की जो लिस्ट आती है ना, उससे मुझे पता चलता है इसका प्रोग्रेस क्या चल रहा है। तो एक्टिवेट हुआ तभी तो कर पाए ना। वो अपनी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। हाँ पूछिए। कोई ऐसा केस याद आ रहा है जिसमें आपने मनी मैग्नेट को एक्टिवेट किया हो किसी व्यक्ति के अंदर? मैं खुद बैठा हूँ मैं खुद बैठा हूँ, और मैं एक और एग्जांपल दूंगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं खुद ऐसा अगर मैं बैठा हूँ तो मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में एक सिविलियन थे, छोटी सी नौकरी थी। 1989 में जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था तो मुश्किल से 2,500 रुपये उनको पेंशन मिलता था, 2-2,500 रुपये। उससे कमी थी, प्रॉब्लम थी, इसीलिए मेरी माँ ने अपना एक काम शुरू किया, थोड़े कपड़ों उपड़ों का कुछ व्यापार शुरू किया, जो कमोबेश चल रहा था, रोजी रोटी चल रही थी। इतना नहीं कि हम बहुत कुछ सोच सके कि हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन हमें कभी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैं जब साइकिल में ही सब जगह घूमता था तो मैंने कभी ऐसा फील क्यों नहीं किया, क्योंकि आज बड़े शहर में हूँ तो मुझे लगता है कि बाइक भी कमतर है, कार जो है वो कार भी कमतर है, उससे बड़ी बड़ी कारें होती हैं। हमें तो ये लग रहा है ना, हमें ये लगता है कि ये भी मिले वो भी मिले, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ साइकिल था हमारे पास, एटलस की साइकिल, वो बड़ी वाली, है ना, और उसको चलाता था और उसी से मैं दोस्तों से मिलता था, इधर उधर घूमता था। उस समय हमारे पास कोई चीज़ें नहीं थी। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए क्योंकि कमी महसूस हो रही है। तब जाकर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। सिर्फ 12th पास किया था और मैं 12th तक के बच्चों को पढ़ा लेता था। बात करने का, समझाने का, शुरू से एक काइंड ऑफ भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद बोल सकते हैं। तो मैं लोगों को सिखाता, समझाता। तो वो जो चीज़ें मैं वो कर रहा था वहाँ पर, 1996 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने कमी देखी, इसलिए तो मैंने काम करना शुरू किया। और फिर उसी कमी की वजह से मुझे लगा कि नौकरी करनी है। सोचे कि जस्ट फर्स्ट ईयर कॉलेज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या पड़ी थी सरकारी नौकरी करने के लिए या कोई भी नौकरी में भर्ती होने के लिए। मैं कॉलेज करूँ, मज़े करूँ, लेकिन नहीं, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लगा कि यही अभी मेरे लिए ऑप्शन है। मैंने एग्ज़ाम दिए, पास किया, तो मुझे भर्ती हो गया। तो मैं एयरफोर्स में भर्ती हुआ, तब भी मुझे सिर्फ 800 रुपये मिले थे पहला पेंशन, पहला सैलरी जो मिला था, 800 रुपीज़ मेरे हाथ में जो आया था। फिर देखा कि 4,000, 5,000, 5,000, 10,000 मैक्सिमम जो लग रहा था सैलरी मिल रही है। उस समय मेरे लिए ठीक था, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी फैमिली की बात करूँ वो ठीक था। लेकिन फिर मुझे शादी भी करनी थी, घर भी बसाना था। तो 2004 में जब मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी सैलरी, उस समय मेरे हाथ में करीब करीब 7 या 8,000 रुपये आ रहा था 2004 में। तो मैंने बोला कि ये तो कम है, लेकिन उस समय मुझे घर भी बसाना था और मेरी फैमिली, जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर भी है, मम्मी है, पापा है, भैया है, भाभी है। हाँ, भेज ही रहा हूँ, तो ऑलरेडी शुरू से ही भेज रहा हूँ। मेरी तो यही मनसा थी कि उनकी मदद करूँ, क्योंकि मैं कर पा रहा था। आई वॉज द मझला बेटा हूँ मैं। बड़ा भाई जो है वो भी एक्चुअली किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, काम नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, क्योंकि उनका कुछ मेंटल लेवल में दिक्कत थी, तो वो नहीं कर पा रहे थे। बाद में उनको ठीक करवा के नौकरी में लगाया, वो बात की बात है। छोटा भाई था, ग्रेजुएट था, वो भी काम नहीं कर रहा था। तो मुझे उस समय तो सपोर्ट करना था। जब मेरी खुद की शादी हुई, और शादी भी मेरी खुद का मैनिफेस्टेशन है। मैंने जो वाइफ है, मेरी वाइफ जो रितु है, वो दिल्ली वाली है और मैं नॉर्थ ईस्ट का हूँ, और मैं टोटली पोल्स अपार्ट है। हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल है। हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारे ट्रेडिशन अलग है, हमारे खान पान अलग है, और आज भी हम दोनों बहुत अलग अलग हैं। उनको गर्मी लगती है तो मुझे ठंडी लगती है, उनको ठंडी लगती है तो मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ अलग अलग है। लेकिन फिर भी मैंने उनको मैनिफेस्ट किया, तो उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, प्यार किया, रेस्पेक्ट किया, बोले कि आप डिज़र्व करते हो, आपको आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने उनको मैनिफेस्ट किया, तभी तो मैं कुछ बन पाया ना। अगर मैंने बैड मैनिफेस्टेशन किया होता तो हमारी 20 ईयर्स की मैरिज में झगड़े होते, प्रॉब्लम्स होती, आज तक तो हुआ नहीं। लोग क्या बोलते हैं, जब 2 बर्तन होते हैं तो आवाज़ आती है। नहीं,
मेरे लाइफ में तो नहीं हुआ, 20 ईयर्स हो गया, कोई खटकना नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं कि रुस के वो मायके चली गई, आज तक नहीं हुआ, और हम लोग उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं। व्हाट? बिकॉज गुड मैनिफेस्टेशंस भी यहाँ होते हैं ना। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि मैनिफेस्टेशन होता है। प्लस अब मैं पैसे की जब बात करूँगा तो इनकम लेवल वही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, हाँ ठीक था, एक सिंगल न्यूक्लियर फैमिली ठीक है, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा 2 बच्चा ठीक है, सही चलोगे, क्वार्टर मिल जाएगा, लाइफ ठीक है, घूम फिर रहे हो, मज़ा आ रहा है। और एयरफोर्स ने बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दी, आज भी हम याद करते हैं। वो एक सोसाइटी है, एक काइंड ऑफ कनेक्शन है, बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, सबसे मिलना, इंग्लिश में बात करना, एक यूनिफॉर्म का एक अलग प्राइड होता है। आई रियल प्राउड ऑफ इट। आई वॉज ए एयरफोर्स सोल्जर, मुझे अच्छा लगता है, आई एम एन एयर वॉरियर। लेकिन पैसे की कमी तो है, उसको हम आँख तो नहीं ढक सकते। इसीलिए मैंने अपना स्किल्स बढ़ाया, सरस्वती वंदना की, मैंने नॉलेज लिया, स्किल्स बढ़ाया, एटीट्यूड बनाया कि मुझे इससे ज़्यादा अच्छा कमाना है, बेटर ज़िंदगी जीनी है। इसीलिए मैंने 20 ईयर्स के सर्विस के दौरान 2000 से लेकर 2016 लॉन्ग ईयर्स अपनी पूरी तैयारी की, अपना वो मनी मैग्नेट बढ़ाया, मनी ट्रायंगल जो है वो मैंने बढ़ाया, और तब जाकर मैं ये बन पाया जो मैं आज आपके सामने बैठकर एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। सोचो कि आपने कितने ऐसे फौजी को देखा है, और मैं कोई बड़ी ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ कि कमीशन्ड ऑफिसर बड़ी, मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल सिपाही, एक एयर वॉरियर की बात कर रहा हूँ जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में निकला। आई रिटायर्ड विद दैट रैंक सीनियर नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, ठीक है। लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप देखोगे तो कितने सारे आपको ऐसे कोचेस मिलेंगे, बताइए, कितने सारे ऐसे हीलर्स आपने देखा हो जो फौज से आए हो। फौज से आने के बाद तो या तो वो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, या तो कहीं और नौकरी कर रहे हैं, या खेती बाड़ी कर रहे हैं, नॉर्मली ये होता है। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें मुझे वो ग्रोथ दिखाई दिया, मुझे लगा कि ये करना है, और प्लस मेरी क्या थी मनसा, सेवा करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। मेरे जैसे बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार है, मुझे उनकी मदद करनी है। तो जब मैंने सेवा का भाव किया तो फिर मैंने देखा कि पैसे तो एक आउटकम, वो तो आना ही आना है। मैं हजारों लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से इनकम आ रही है। तो जो पैसे अगर आपको चाहिए तो पहले सरस्वती वंदना करना पड़ेगा, नॉलेज स्किल्स बढ़ाओ, एटीट्यूड बढ़ाओ कि यस आप कर सकते हो, एंड देन आपको उसे प्रैक्टिकली करना है, उस पर पूरा विश्वास करके उस पर लगातार काम करना है। लेकिन एक ही भाव होना चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। पूरी दुनिया में कोई भी पैसा कमा रहा है, कोई भी बिजनेस अगर फल फूल रहा है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो ही तो पैसा कमा रहा है ना। तो मैंने बोला कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करूंगा। मैं खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ। आज लोगों को उस लायक बना रहा हूँ कि वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने। मैं उनको एंजल बोलता हूँ, रेकी एंजल, मतलब उनको फरिश्ते बुलाता हूँ। क्यों फरिश्ते, पता है आपको? फरिश्ते कौन होते हैं पता है आपको? रेकी में क्यों बोल रहा हूँ मैं? फरिश्ते वो होते हैं जो ईश्वर, जो ऊपर है गॉड, उनके लिए काम करते हैं। क्योंकि गॉड एक्चुअली डायरेक्टली नहीं आ सकते, वो आ ही नहीं सकते यहाँ पे। वो किसी न किसी इंसान के थ्रू ही कुछ हेल्प कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, अपने आप तो आके नहीं कर सकते। तो किसी न किसी को अगर यह मीडियम बनना है, माध्यम बनना है, तो आप क्यों नहीं बन जाते? तो मैं बोलता हूँ कि हम सब एंजल हैं, बस इंटेंशन होना चाहिए लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की सेवा करना। तो मैं रेकी में वो जो कर पा रहा हूँ, इसीलिए पैसों की आज भगवान की दया से कमी नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैंने शादी की थी रितु से, जब मैं यहाँ दिल्ली में उसको घर पे लेके आया था, तो एक रूम का सेट था, एक रूम, एक छोटा सा हॉल और बाथरूम किचन था, उसमें 1250 रुपये, वो भी बार्गेनिंग करके हमने उसको रेंटल पे लिया था। और आज मैं 3.5 करोड़ के फ्लैट में रह रहा हूँ। तो ये मैनिफेस्टेशन ही है ना, राइट? कहाँ तो हज़ारों के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आज लाखों और हम करोड़ों की सोच सकते हैं। तो ये मनी मैनिफेस्टेशन ही हुआ ना। और ये करोड़ों में क्यों सोच सकते हैं पता है? क्योंकि हर घर में लोगों की प्रॉब्लम है, हर घर में कोई स्ट्रेस में है, किसी के लव लाइफ खराब है, किसी को फाइनेंशियल स्ट्रगल है, किसी को कोई बीमारी, हर घर में है कि नहीं बताइए? हर घर में एक ना एक प्रॉब्लम है, किसी न किसी को उसकी ज़रूरत है, और वो बोल रहे हैं कोई तो हमें ठीक कर दें, कोई तो हमारी मदद करे। और मैं बोलता हूँ कि आप वो मददगार बन जाओ, तो आप सप्लाई देने वाले बन जाओ। वहाँ पे डिमांड बहुत हाई है, लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिमांड जब हाई होता है, सप्लाई बहुत कम होता है, तो उस चीज़ का रेट बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाती है। होता है कि नहीं होता? तो यही चीज़ मैं लोगों को समझाता हूँ कि लोगों को बहुत परेशानी है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, और ये सही टाइम है आपको एक हीलर के रूप में, एक कोच के रूप में उनकी मदद करने का। और आप कर सकते हो, बशर्ते कि आप उस फ्रीक्वेंसी में हो, बशर्ते कि ऊपर वाले ने सोचा है कि बस जितना करना था कर लिया, अब ये कर लो,
आपको वो एक्सेप्ट कर ले और फिर आपका इंटेंशन, आपकी कर्मा आपको आगे बढ़ाएगा। मैं तो ऐसे ही हीलर्स और कोचेस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं लाइफ कोचिंग करता हूँ, पूरा कोच कैसे बनना वहाँ तक सिखाता हूँ। 1 महीने के कोर्स से लेकर 1 साल की पूरी कोचिंग है कि आप चाहो तो सिर्फ हीलर बनकर लोगों की सेवा कर लो, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करो, अपने फैमिली को सुरक्षित कर लो। ये तो कर ही सकते हो। आप चाहो तो लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करो, और इससे बड़ी सेवा क्या होगी। सोच, किसी को आत्मनिर्भर बनाना बहुत बड़ी बात है। लोग सिर्फ निर्भर बना रहे हैं, चाहे हम किसी ट्रीटमेंट की बात करें, चाहे हम किसी संस्था से जुड़े, वो सिर्फ निर्भर हो रहे हैं कि शायद यही हमें ठीक करेंगे, यही हमारी हेल्प करेंगे। मैं बोलता हूँ खुद करो ना। आपके अंदर वो शक्ति है जो ईश्वर ने दिया है, उसे रीएक्टिवेटेड करो, बिलीव करो कि वो काम करता है और उसका भरपूर इस्तेमाल करो। तो ये हम इनिशिएशन करते हैं। हाँ, ये इनिशिएशन करके आपको वो प्रैक्टिसेस देते हैं। 1 महीने से लेकर 3 महीने की पूरी प्रैक्टिस, 3 मंथ्स। पहले महीने में पूरी क्लिंजिंग होती है, चक्रों की बैलेंस होती है, कार्मिक ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, आपका ऑरा लव और हैप्पीनेस और होपफुलनेस से बढ़ता है, तो आप लव मैग्नेट बनते हैं। पहले महीने का प्रोसेस। दूसरे महीने में आपके अंदर की बीमारियां दूर हो रही होती है, आप अपने घर परिवार में दूसरों को ठीक होते हुए देख रहे होते हैं, एंड देन आपको पता चलता है कि अरे हम तो दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, टच हीलिंग भी कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग, विदाउट टचिंग भी आप लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप हेल्थ मैग्नेट बनते हो। एंड देन 3rd मंथ में आपके मनी ब्लॉकेजेस दूर होते हैं, आपके अंदर एक नया बिलीफ क्रिएट होता है। फिर आप उस मनी ट्रायंगल को समझते हो, क्योंकि मैं उसकी पूरी ट्रेनिंग देता हूँ। फिर आप अपने नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को बढ़ा के पैसे कितना चाहते हो कमाओ ना, लेकिन एक ही शर्त है, सेवा करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, लोगों के लिए अच्छी बातें सोचो, लोगों को सोचो कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे, सभी लोग आगे बढ़े, सभी लोगों को एबंडेंस मिले। जब इस भाव से आप अपनी जो भी काम करोगे, चाहे कुछ भी काम करते हो, तो आपको भी मिलेगा। क्या मिलेगा? क्या दिया आपने? आपने अच्छे भाव दिए, आपने एबंडेंस के बारे में सोचा, सबको दुआ दे रहे हो कि गॉड ब्लेस यू, तुम्हारा भी भला हो, तुम भी अच्छा करो, तुम भी बेहतर करो। मैं तो वही बोलता हूँ, सभी के लिए एबंडेंस भरा पड़ा हुआ है पृथ्वी में, सभी के लिए, चाहे कितने बिलियंस ऑफ लोग हो जाए। जो लोग नहीं है उन्होंने खुद को ऐसे ही बना रखा है। आपने खुद मान लिया तो आप गरीब रहोगे। आपको अगर अमीर बनना है तो एटीट्यूड बदलो, वो वेल्थ कॉन्शियसनेस निकालो, एंड देन देखो ना, आप जो चाहे पा सकते हो। बिल्कुल, और रेकी के थ्रू अपनी दिव्य एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को, बिल्कुल डिवाइन एनर्जी जो आपके साथ ऑलरेडी है, बस उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। उससे पहले बिलीव करो कि हाँ ये है। अगर आप बिलीव ही नहीं कर रहे हो तो आप आत्मनिर्भर कभी नहीं बन सकते। सर, ये तो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ का आपने एक उदाहरण दिया हमारे दर्शकों को। आपके पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम रेकी के थ्रू मिली हो, हेल्थ बढ़िया हो गई हो, मेंटल लेवल पे अच्छी हेल्थ मिल गई हो? जी जी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। मैं एक इंसान का एक इंसान के बारे में बताऊंगा जिनका नाम धर्मेंद्र जैन है, जो कोविड के टाइम उनकी नौकरी चली गई थी और उसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही थी, पैसे की प्रॉब्लम थी, लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें थी। और एक दिन सुबह वो नाश्ता कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि शाम का, रात का खाना बच्चों को कैसे खिलाएंगे। मतलब इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल था उनका, और वो उस वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। एंजाइटी थी, नेगेटिव थॉट्स था, डर था, चिंता थी, होगा क्या। और धीरे धीरे इतने डिप्रेशन कि वो बहुत लो फील कर रहे थे। यहाँ तक कि वो, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी नेगेटिविटी थी, तब उन्होंने सोचा कि मुझे इसे कुछ ना, इसका कुछ सोल्यूशन मिले। तब उन्होंने मुझे ढूंढा कहीं से भी ऑनलाइन और मुझसे संपर्क किया। ऑनलाइन ही मुझसे रेकी एंड माइंड पावर की ट्रेनिंग शुरू की। पहले तो वही अट्यूनमेंट दिया मैंने, उनके अंदर की एनर्जी को जगाया, एंड देन ही स्टार्टेड हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को हील करना शुरू किया। मैं 12 पॉइंट्स की हीलिंग डेली कराता हूँ, प्लस सिर्फ रेकी नहीं कराता, कई सारे माइंड पावर एक्टिविटीज़ कराता हूँ। लाइक मैंने रेकी प्रिंसिपल्स बताएं, फिर मैं वाटर चार्जिंग करवाता हूँ, पानी चार्ज करके डेली पियो, वो भी एक बहुत अच्छा साइंस है। फिर मैं कुछ और चीज़ें प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे फॉरगिवनेस है, ग्रैटिट्यूड है, लाइक होपोनोपोनो। आपने सुना है कि होपोनोपोनो टेक्निक होती है, वो मैं 14 ईयर्स से अपने सिस्टम में इंटीग्रेटेड है और मैं लोगों को प्रैक्टिस करा। तो ये सारी चीज़ें जब करने लगे वो, तो उनका 1 महीने के अंदर उनका नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन ठीक हुआ।
दूसरे महीने में उनको लगा कि मैं अब कुछ करने लायक हूँ, पॉजिटिविटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर उनका एक्चुअली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, जैसे पैसे की दिक्कत होगी ना, फिर घर में ही थोड़ा खिचखिच हो जाती है, थोड़ा वाइफ से दिक्कत, थोड़े पड़ोसियों से प्रॉब्लम, और दिक्कतें आती, तो वो रिलेशनशिप उनको लगा कि ठीक होने लगा, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गए, शांत हो गए, एक लव मैग्नेट बन गए। एंड देन फिर उसके बाद जब 3 महीना हो गया, जब 3 महीने की पूरी मेरी कोचिंग हो गई, बोले कि सर मैं बहुत खुश हूँ, आज की लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन सर पैसे तो नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं। मैंने बोला घर बैठे बैठे थोड़ी नौकरी मिलेगी, बाहर जाओ इंटरव्यू दो। और तब तक लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो गया था। बोले बाहर जाओ नौकरी के लिए इंटरव्यू दो। उन्होंने इंटरव्यू दिया, 4-5 जगह दिया, एक जगह नौकरी में लग गई। नॉर्मल एक हम्बल नौकरी थी, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं था, बट ही वॉज हैप्पी कि चलो नौकरी लग गई। 3 महीने बाद फिर बोले कि सर अभी भी पूरा मज़ा नहीं आ रहा है, पैसे तो अभी भी कम पड़ रहे हैं, क्या करें। मैं बोला दूसरी नौकरी ढूंढो, दूसरा मैनिफेस्ट करो, सोचो कि बड़ी नौकरी मिले। तो उसने फिर उसी टाइप से हीलिंग किया, सोचा कि हाँ मेरे को मिल रहा है काइंड ऑफ। और तीसरे महीने में, उसके तीसरे महीने में उसको एक बहुत अच्छा ऑफर मिला, अच्छी नौकरी, उस कंपनी को ज्वाइन किया। और वहाँ पे उसके टाइप का नौकरी था, वो काइंड ऑफ अ सेल्स गाय था, एग्जीक्यूटिव सेल्स। उसको सेल्स करना, लोगों से बात करना, क्लोजिंग करना उनको अच्छा लगता था, काइंड ऑफ उसकी बीमारी, मतलब उसकी ऐसी नौकरी थे। तो उसको ऐसे काम दिया गया कि तुम जहाँ भी जाओगे ऑल ओवर इंडिया तुम्हें जाना है। और उनका एक काइंड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन का एक कंपनी था। तो बोला कि आपको अपने क्लाइंट्स ढूंढ के लाने हैं, आपको आने जाने का हवाई जहाज की टिकट, आपको होटल, सब कुछ देंगे, आप जाओ और पूरा सेल्स क्लोज करो, नए नए क्लाइंट्स लेके आओ। और उन्होंने अगले 5 महीनों में इतने क्लाइंट्स और इतने बढ़िया बिजनेस दिया कंपनी को। एक दिन बिठाया चाय पे, वो बोले कि धर्मेंद्र मुझे तुमसे बात करनी है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मेरा एक और कंपनी है जिसके लिए तुम्हारे जैसे काबिल इंसान की ज़रूरत है, उस कंपनी को तुम चलाओगे। नाउ ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, ही इज सेइंग कि कंपनी तुम लोगे क्या, चला लोगे। बोले कि सर मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर आपको लगता है कि मुझे करना है तो करूंगा। एंड ही टूक ओवर दैट कंपनी, और काइंड ऑफ अ पार्टनर है। मान के सोच के चलो कि जहां आप जीरो में थे, सोच रहे थे कि अगला खाना कहां से मिलेगा, और 1 साल के अंदर आप एक कंपनी को चला रहे हो। आज वो फाइनेंशियली फ्री है, क्योंकि आज उसको पैसे की चिंता नहीं है। आज वो एम्प्लॉयज़ को देख रहा है, अपनी कंपनी को देख रहा है, और बोल रहे कि सर आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने बोला कि देखो धर्मेंद्र, मुझे एक बात बताओ, जो मैं हमेशा कहता हूँ 4S सबको मिलना चाहिए, तुमको मिला क्या? सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि। बोले कि सर भर भर के मिल रहा है सर, भर भर के मिल रहा है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक्चुअली इंटेंशन सही करो, सही दिशा में एनर्जी दो, सही दिशा में कर्म करो, और सोचो कि यस मैं डिजर्व करता हूँ, तो आपको यूनिवर्स डेफिनेटली डिलीवर करेगा। आपने पानी को चार्ज करने की बात कही, क्या टेक्निक है वो, हम अभी देख सकते हैं क्या? पानी का बड़ा सिंपल एक टेक्निक है। इसकी एक विशेषता है, सनातनी परंपरा में भी हम पानी को बहुत इस्तेमाल करते हैं। गुण ये है कि इसमें हमारे सोच और हमारे भाव का फ्रीक्वेंसी चला जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जापान में एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि जब तक कहीं से आएगा नहीं ना, साइंटिस्ट नहीं बोलेगा, हम मानते नहीं है। तो एक डॉक्टर इमोटो रहे हैं, उन्होंने 17 ईयर्स पानी के ऊपर ही रिसर्च किया, सोचा कि ये पानी में कैसे कुछ चेंजेस आ सकता है, कैसे ये लाइफ चेंज करता है। तो उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। एक फैमिली को बुलाया, जो एक जॉइंट फैमिली थे, जो बहुत प्यार से रहते, तो उनको बोला कि अपने लैब में बुलाया, बोला कि आपको जो करना है करो, 1 गिलास पानी रखा हुआ है, आपको जैसा सोचना है, जैसा बिहेव करना है करो। उन्होंने जो भी किया दिन भर, और पानी के गिलास को ले जाकर अपने लैब में चेक करना है। उन्होंने क्या किया, पानी का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको निकाला, मतलब पानी की बूंद निकाला, और उसको उन्होंने क्रिस्टलाइज किया, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लेके गए, क्रिस्टलाइज किया। पहले तो उस पानी को पूरा क्रिस्टलाइज किया, और उस पर उसको देखा जब, तो देखा कि जो इन लोगों के बीच में जो प्यार था, जो भी लव की बॉन्डिंग थी, जो एनर्जी था इनके अंदर, वो उस पानी में दिखाई दे रहा था। वो एक फ्लावर की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ पे तो मैं नहीं दिखा सकता, आप बाद में दिखा देना, वो उसमें ना फोटोज हैं, आप गूगल में डाल के देखो। मैंने वो लव का अलग ही एक बहुत ही फ्लावर बन रहा है, हैप्पीनेस का अलग ही टाइप की एक एनर्जी बन रही है। लेकिन वहीं पे जब आप हेटरेट की बात कर रहे हो, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हो, वो एक्चुअली गंदा हो रहा है, और ये रियली में चेंज आता है। ये उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर साइंटिफिक लैब में चेक किया। तो डॉक्टर इमोटो का यह 17 ईयर्स का जो रिसर्च है पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है, और पूरा फोटोग्राफ्स के साथ उन्होंने सबूत में बताया कि हमारे थॉट्स और इमोशन के वाइब्रेशन पानी में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या कर सकते हैं, इस पानी को आप पी सकते हो, बशर्ते अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने अभी तक कुछ भी नेगेटिव बात नहीं किया, तो हमारा ये जो पानी है ऑलरेडी चार्ज्ड है। अरे वाह,
पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस की एनर्जी से, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी से। और इस पानी को हम जब पिएंगे तो हमारे बॉडी का 70% पानी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। पी लेते हैं? बिल्कुल पी लेते हैं, बिल्कुल। अब इस पानी को जैसे हमने तो अभी पी लिया क्योंकि हम तो पॉजिटिव और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि हम कहीं जाते हैं, किसी के पास, किसी के घर में जा रहे हैं, उन्होंने पानी आपको ऑफर किया, तो आपको घटाघट नहीं पीना चाहिए पानी को। हाँ, भाभी जी ने दिया, भैया जी ने दिया, या फिर जिसके पास गए हो, भाई साहब ने आपको दिया, पानी लीजिए, तो आप पानी को रखिए अपने पास और बोलते रहिए, भैया, भाई साहब कैसे हैं आप, भाभी जी सब कुछ ठीक है क्या। थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि वहाँ जो एनर्जी है, उनके घर में जो चल रहा है आपको थोड़ी पता है। हो सकता है कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, कोई गुस्सा कर रहा हो, इरिटेट हो रहा हो, कई सारी चीज़ें, फ्रिक्वेंसी उसमें आ सकती है, ठीक है। वो एनर्जेटिकली पॉइजन हो सकता है आपके लिए, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लो, अपनी एनर्जी के साथ उसे मैच कर लो और मन ही मन बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक। मन ही मन बोलो, मुंह से बोलोगे तो क्या बड़ा बोलेंगे, राइट। मन ही मन बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ 3 बार थैंक यू भी बोल दोगे, इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ओह वाह। बाकी आप कुछ देर पॉजिटिव हो जाओ, लंबी गहरी सांस लो, कुछ अच्छा सोच लो, कुछ अच्छी मेमोरी को सोचो, कुछ अच्छे आप विजुलाइज करो कि मैं अच्छा हो रहा हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, आज हम जिस काम के लिए आए वो सब अच्छा हो रहा है, कुछ भी सोचो, व्हाटएवर। थोड़ी देर पॉज ले लो और फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल के पी लो। क्योंकि डॉक्टर इमोटो ने बोला है कि सिर्फ थैंक यू वर्ड से भी उसमें बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आते हैं। इसीलिए आपको हमेशा पानी को लेकर हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपके घर का जो पानी है वो किसी को नुकसान तो नहीं देगा। आप गुस्सा करो, इरिटेट करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप किसी को पानी पिला रहे हो तो एटलीस्ट ब्लेस करके पिलाओ, गॉड ब्लेस यू बोलो, क्योंकि उस समय उसका जो भी नेगेटिविटी है ना वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा और सामने वाले को असर नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखना, ये पानी की क्वालिटी है। और हम लोग मंदिरों में ये देखते हैं ना कि हमें वो पंचामृत, चरणामृत या पंचामृत बोलते हैं। नॉर्मली देखो तो उसमें एक्चुअली कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल पानी होता है, जस्ट अगर पानी की बात करें, और तुलसी पत्ता होता है। लेकिन ठाकुर जी को नहलाया जाता है ना, तो उनकी सारी एनर्जी, वही तो बोल रहा हूँ ना। तो उसको जब हम हाथ में लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम सिर पे रखते हैं, थोड़ा सा हम पीते हैं, तो एक्चुअली हम पॉजिटिव फील करते हैं। व्हाई? बिकॉज वो एनर्जी वहाँ पे क्रिएट हुई है भजन कीर्तन से, आस्था से, विश्वास से, पॉजिटिविटी से, मंदिर की घंटी से, मंत्रोच्चार से एनर्जी क्रिएट हुई है। अब वो एनर्जी आप ले रहे हो, उसी को पंचामृत बोलते हैं हम लोग। सो ये हम लोग यूज करते रहे हैं। पूजा पाठ में आपको हाथ में लेंगे, बोलेंगे जल ग्रहण करो, ये आप यहाँ पे आचमन करो, फिर बोलेंगे दही ले लो, फिर बोले घी ले लो, लिक्विड ले रहे हैं। और सब में हमें कुछ ना कुछ संकल्प, बोला संकल्प करो बोलते हैं ना, तो संकल्प मतलब है कि हम उसमें एनर्जी डाल रहे हैं और उस एनर्जी को खुद ही ग्रहण करके बोलते हैं हम धन्य हो गए हैं। बिल्कुल साइंस है, ये पॉजिटिविटी है, हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। और पानी को डेफिनेटली करना चाहिए, उसी को चार्ज करवाते हैं। आप सिंपल बैठो, अच्छी अच्छी बातें सोचो अपने बारे में, और जब आप सोचोगे वो चार्ज हो गया, फिर उस पानी को दिन भर पियो, फिर आपको वो पॉजिटिविटी देगा। दिस इज कॉल्ड वाटर चार्जिंग। इस पॉडकास्ट के बाद बिलीव लोग करेंगे और धीरे धीरे एक इनिशिएशन लेंगे अपनी लाइफ को बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।